विंडो पीरियड बोलते हैं, या हम उसे बेसिकली मेडिकल लैंग्वेज में हम उसे इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, इन्फेक्शन होने से लगभग सिम्टम डेवलप होने का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब इनका ये क्वेश्चन था कि 7 से 10 साल में जो लक्षण आना शुरू होते हैं, तो उससे पहले हम कैसे पता कर सकते हैं कि HIV वायरस जो है वो बॉडी में आ चुका है या ब्लड में है। तो उसके लिए जो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, या ब्लड में वायरस आपको कब डिटेक्ट होगा या कब प्रेजेंट मिलेगा टेस्ट करने, तो लगभग 18 से लेके 90 दिनों का एक टाइम पीरियड है जिसमें कि वायरस जो है वो ब्लड रिपोर्ट में पॉजिटिव आने लगता है। 18 से 90 दिन, ठीक है, 90 डेज, 18 टू 90 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के दौरान अगर ब्लड रिपोर्ट की जाती है, जो ब्लड का टेस्ट करवाया जाता है, उसमें पेशेंट को लक्षण हो या ना हो, टेस्ट करवाया है, अगर उसको डाउट जा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर वो टेस्ट करवाता है तो 18 से 90 दिन, इन्फेक्शन होने के 18 टू 90 डेज में ब्लड में वायरस जो है वो पॉजिटिव पाया जाता है। ठीक है विजय बाले जी? थैंक यू मैडम जी। इसके बाद योगेंद्र चौहान जी का क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने पहले ही दे चुकी हूँ कि क्या सलाइवा से, थूक से इन्फेक्शन फैल सकता है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ना पसीने से, ना सलाइवा से, न किसी मच्छर के, एड्स के पर्सन को मच्छर ने काटा, उसी मच्छर ने आपको काट लिया, उससे भी नहीं फैलेगा। मक्खी किसी इन्फेक्टेड पर्सन पे बैठी है और वो आपके ऊपर आके बैठ गई है, उससे भी नहीं फैलेगा। जो मेन 4 कारण हैं उसी से ही ये वायरस जो है वो फैल सकता है। इसके बाद ये दिनेश जी का क्वेश्चन है कि एड्स पॉजिटिव पति पत्नी दोनों में से पहले पति की डेथ हो जाती है, पत्नी जो है वो सरवाइव करती है लंबे समय तक, क्या कारण हो सकता है? क्या महिला में मेंसेस आने के कारण उसका संक्रमण कम होता है? देखिए, ऐसा अभी तक रिसर्च में ऐसा कोई डेटा नहीं मिला है कि जिसमें ये पता चला हो कि मेल और फीमेल पार्टनर्स में अगर दोनों ही इन्फेक्टेड है तो मेल पार्टनर जो है उसकी डेथ हो जाती है पहले। ऐसा कोई डाटा नहीं मिला है जेंडर में कि मेल जो है वो जल्दी डेथ होगी और फीमेल की जो है वो डिले होगी, ऐसा कुछ डाटा नहीं है। डिपेंड करता है मेल की इम्यूनिटी कैसी है, उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ कैसी है, और फीमेल की बॉडी की स्ट्रेंथ और उसकी इम्यूनिटी रेजिस्टेंट अभी कितना है उसका डिसीज के अगेंस्ट, उस पर डिपेंड करेगा उसका सर्वाइवल कैसा होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका मेंटल सेटअप कैसा है। अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसको एड्स हो गया या HIV संक्रमण हो गया है, पहले तो व्यक्ति वहीं पर हताश होके अधमरा स्थिति में चला जाता है। तो पर्सन उस कंडीशन को कैसे डील कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। एक्सेप्टेंस अपनी डिसीज के लिए कितना आया है, जितना जल्दी वो एक्सेप्ट करके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ढलेगा पर्सन, उसका सर्वाइवल रेट उतना ही अच्छा होगा। जेंडर से इसमें कोई लेना देना नहीं है कि मेल सरवाइव नहीं कर पा रहा है, फीमेल सरवाइव कर जाती है, ऐसा कोई रेशियो, कोई स्टडी अभी तक सामने नहीं आई है। ठीक है दिनेश जी? हाँ मैम, लेकिन हमारे गांव में जो है अभी 5-6 पॉजिटिव है, तो उसमें से मेल की डेथ हो गई और जो फीमेल है तो वो जिंदे है मैम। इसीलिए क्या है, गांव के हिसाब से देखा मैंने, बाकी तो कुछ सर्वे के उतना तो नॉलेज है नहीं, जी लेकिन जी। जो गांव में है अभी। लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा कोई रिसर्च में, रिसर्च डेटा में भी आज तक नहीं आया है कि फीमेल जो है वो ज्यादा सरवाइव कर पा रही हैं या मेल सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि उनको कुछ ऐसे अदर, क्योंकि एड्स के पर्सन में डिसीजेस, ऑर्गन रिलेटेड डिसऑर्डर्स जल्दी से जल्दी पकड़ लेते हैं। हो सकता है उनको एड्स के साथ लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर हो गए हों, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर हो गए हों, जिससे बॉडी जो है वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली और ज्यादा वीक हो गई, और थोड़ा भी बुखार आया, सर्दी जुकाम हुई, पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ऐसा कहीं पे भी अभी तक डेटा नहीं मिला है हमें जिसमें ये पता चल सके कि फीमेल ज्यादा सर्वाइवल सर्वाइवल उनका रेट अच्छा होता है एज कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, तो हम हाइपोथेसिस सिर्फ दे सकते हैं क्योंकि कुछ जगहों पे मिल रहा है, कुछ जगहों पे नहीं मिल रहा है, ऐसा। ठीक है दिनेश जी? जी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। एड्स का मोड ऑफ स्प्रेड तक हमारा हो गया था, सिम्टम तक हो गया था, हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, और उस इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो आता है उपचार,
ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट सेंटर्स में एड्स के लिए कारगर ट्रीटमेंट है, नॉट क्योरेटेबल ट्रीटमेंट नहीं है, क्योर नहीं हो सकता है, बट पैलिएटिव ट्रीटमेंट कि पर्सन को एक अच्छी लाइफ जो है वो मिल सके, उसके लिए उनको दवाएं जो है वो दी जाती है, जिसका नाम होता है ART। देखिए जो मैं बुक, सुहानी जी आप जो मुझे चैट में मैसेज कर रही हैं, बुक जो आपके सेंटर से अवेलेबल है वही सेंटर से मैं बुक, उसी सेंटर की बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपका सिलेबस ही वो है। ठीक है, एडिशनल एक्स्ट्रा और दूसरी कोई बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ, आपकी ही बुक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो एड्स के उपचार, दिनेश जी म्यूट कर लें आप। उपचार की अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट सेंटर्स होते हैं या जिन भी हॉस्पिटल्स में ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की फैसिलिटी सरकार की तरफ से दी गई है, तो उस कंडीशन में ART, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो कि उस वायरस के अगेंस्ट जो है वो काम करती है। और ये दवा अगर पर्सन नियमित रूप से निर्धारित समय पे रेगुलर अपने मेडिसिन को लेता है और टाइमली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करता रहता है, तो इससे एक ही इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कि उसका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा हो जाएगा और उसकी लाइफ स्टाइल या उसका लाइफ जो है वो थोड़ी सी स्मूथ चल सकती है, क्योंकि यहाँ पे एड्स का फुल फॉर्म में जो S है वो सिंड्रोम को बताता है। ठीक है, और सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम होता है, किसी भी तरीके के लक्षण जो है उसमें आ सकते हैं, कभी भी इसमें सिम्टम आ सकते हैं। तो जितना रेगुलरली, जितना नियमित रूप से निर्धारित समय पे चेकअप और मेडिसिन पर्सन लेगा, उससे उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, सर्वाइवल रेट उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पेशेंट को यही मोटिवेट करेंगे कि अगर वो पॉजिटिव आ गया है तो हताश होने की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, टाइमली चेकअप करवाते रहे, और दूसरा कि मेडिसिन को रेगुलरली लेना है, इग्नोर नहीं करना है कि आज नहीं लिया चलो कुछ नहीं फर्क पड़ता, नहीं, रेगुलरली ही लेना है। जी इंद्रपाल जी, एड्स ही चल रहा है अभी ट्रीटमेंट वाला पार्ट। ठीक है, अब हम आते हैं एड्स से बचाव। एड्स से बचाव हम कैसे कर सकते हैं? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एड्स होता कैसे, जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। जो मेन 4 कारण हैं, वो मेन बेसिक रीजन है जो एड्स फैलाने के लिए या होने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो उससे हमें बचाव कैसे करना है? तो पर्सन का अलर्टनेस होना या पर्सन का खुद का जागरूक होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो किसी हॉस्पिटल में इंजेक्शन के लिए जा रहे हैं, रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, किसी बहुत इंटीरियर जगह पे इंजेक्शन लगवाना है, लगवाना पड़ रहा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, और डॉक्टर के पास अगर डिस्पोजेबल इंजेक्शन नहीं है, तो पेशेंट को अलर्ट रहना चाहिए कि क्या वो सुई को अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट तक खौलते हुए पानी में उबाला गया है या नहीं उबाला गया। आमतौर पर, क्योंकि आज की डेट में डिस्पोजेबल सिरिंजेस इजीली अवेलेबल है मार्केट में हर किसी के पास, तो हम यही एडवाइस करते हैं कि आप जब भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ट्राई टू यूज डिस्पोजेबल इंजेक्शन जो होते हैं, वो निडल्स जो होती हैं वो डिस्पोजेबल जो है वो इस्तेमाल करें, जिससे कि संक्रमण होने के चांसेस जो है वो ना के बराबर। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है कि ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड से ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, इन्फेक्शन जो है वो एंटर कर सकता है बॉडी में। तो अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड हो गई है या आपको ब्लड देना है और उसके लिए निडल का इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं हॉस्पिटल में, तो आप अपनी तरफ से पहले संतुष्ट हो जाएं कि ये निडल फ्रेश है कि नहीं, प्रॉपरली क्लीन्ड है कि नहीं, या ये वन टाइम सिरिंज यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप पहले उसको कंफर्म कर लें अपनी तरफ से, उसके बाद ही अपने शरीर में उसको इंजेक्ट करने दें। और दूसरा, ब्लड, जो भी ब्लड अगर आपको शरीर में ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट हो रही है, ब्लड लेना पड़ रहा है किसी का, तो पहले तो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक जो होते हैं, जिसमें की प्रॉपर लेबलिंग की जाती है कि ये नॉन इन्फेक्टेड ब्लड है, वो ब्लड ही इस्तेमाल करें। या तो फिर कोशिश करके, बहुत अधिक जरूरत पड़ रही है तो अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति का ब्लड जो है वो इस्तेमाल करें, अगर सेम ब्लड ग्रुप है तो, जिससे कि संक्रमण होने के चांसेस ना के बराबर हो जाए।
ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन आता है कि यौन संबंध की हम बात करेंगे तो जितना ज्यादा अलर्ट है पर्सन, प्रोटेक्टिव यौन संबंध अगर बना रहा है तो इससे दो एडवांटेजेस ये होंगे कि पहला तो एसटीडी होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और दूसरा जो संक्रमण वाली हम बात कर रहे हैं कि एड्स हो गया या एचआईवी इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है ऐसे केसेस में जहाँ पे प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको बहुत अलर्ट रह के अपने लेवल से पहले आपको चेक करना है। हॉस्पिटल जा रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, इंजेक्शंस लगवाना है, तो आप अपनी तरफ से पहले संतुष्ट हो जाएं कि निडल किस तरीके की इस्तेमाल हो रही है, प्रॉपरली फ्रेश निडल है या नहीं है, ये सारी चीजें पहले आप कंफर्म कर लें, उसके बाद ही उन चीजों का इस्तेमाल करें। ठीक है। टैटू जैसी चीजों को अवॉइड करवाएं। टैटूइंग अगर करवानी है तो प्रोफेशनल पर्सन जो होते हैं जिनके पास सैनिटाइजेशन या स्टेरिलाइजेशन का पूरा सेटअप होता है, ऐसी जगह पे ही टैटूइंग जो है वो करवानी चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। ईयर पियर्सिंग है जहाँ पे कान छिदवाना है, नाक छिदवाने की बात होती है, जो कॉमन निडल यूज हो रही होती है वो हार्मफुल हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप जहाँ पे भी करवाने जा रहे हैं कोशिश करके पूरा आप चेक कर लें कि भाई किस तरीके की सुई जो है वो इस्तेमाल की जा रही है कान नाक छेदने के लिए। अदरवाइज आप अपनी तरफ से भी कुछ चीजें, आजकल गन शॉट मेथड यूज हो गई हैं जो कि एकदम से पियर्स कर देती हैं, स्टेरिलाइज हो जाती हैं, वो वाला मेथड जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कि हम अगर बात करें कि संतोष कुमार जी म्यूट कर रहे हैं, आप लोग अनम्यूट क्यों हो जाते हैं? नेक्स्ट आता है इसमें कि जैसे मेडिकल वर्कर्स होते हैं, जो मेडिकल फील्ड में चिकित्सक जो होते हैं, जो अधिकतर मेडिकल फील्ड में ही रहते हैं, उनको संक्रमण होने के चांसेस कई गुना जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि वो ग्लव्स ही नहीं पहन पाए, मास्क नहीं लगा पाए, ट्रीटमेंट देते दौरान ब्लड जो है वो उसके कुछ छींटे जो है वो उनके ऊपर आ गए, उनके स्किन पे अगर कहीं पे भी कोई दरार थी, क्रैक था, फटा हुआ था और वो ब्लड उसके कांटेक्ट में आ गया तो भी वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। तो डॉक्टरों को, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि कोशिश करके ग्लव्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, जिससे कि संक्रमण जो है वो आपको ना हो सके, क्योंकि आप जो हेल्दी रहेंगे तभी सामने वाला को आप हेल्दी रख सकते हैं, इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब मरीज को किस तरीके से आप देखभाल कर सकते हैं, अभी तक हमने इलाज की बात करी, कैसे हम इससे बच सकते हैं, देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही आम पब्लिक में ये बात आती है कि अरे इनको तो एड्स है, तो सबका रिएक्शन, बिहेवियर, मेंटल मेकअप जो है सामने वाले व्यक्ति के लिए एकदम विपरीत हो जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। इतना एडवर्टाइजमेंट आता है, इतना अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेनिंग जो है सरकार की तरफ से रन की जा रही है कि एड्स जो है वो छुआछूत की बीमारी नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ 4 तरीकों से ही स्प्रेड हो सकती है। तो आपको उसको बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीके से डील करना होगा, स्मूथली डील करना होगा, मोटिवेट करना होगा सामने वाले इन्फेक्टेड पर्सन को कि अपनी लाइफ के लिए वो मोटिवेटेड रहे, जिससे कि उसका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा हो सके। ठीक है। इसके अलावा हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, उग्र व्यवहार नहीं करना है, एग्रेसिव बिहेवियर उनके साथ बिल्कुल भी नहीं करना है कि गुस्सा दिखा रहे हैं, चिड़चिड़ उनके साथ कर रहे हैं, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुमने ये क्यों छू लिया, बिल्कुल इस तरीके से व्यवहार उनके साथ नहीं करना। जितना अच्छा हम उनके साथ व्यवहार करेंगे, वो पर्सन तो अपने डिसीज को एक्सेप्ट कर रहा है, पर सामने वाले को भी उसकी डिसीज को एक्सेप्ट करना कि हाँ वो अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड पर्सन है, बट हमें उसके साथ साइकोलॉजिकल ट्रीट करना है, जिससे कि उसका सर्वाइवल रेट जो है वो अच्छा हो सके और जितनी भी रिमेनिंग लाइफ है उसकी वो स्मूथली चल सके। ठीक है। और वो अपनी लाइफ को शान से और अच्छे तरीके से वो जी सके। अब जितना ज्यादा आप सामने वाले को नीचा दिखाएंगे वो उतना ही ज्यादा हताश होगा और अपनी लाइफ के लिए वो डिसअपॉइंट होकर कई बार इसीलिए भी डेथ जो है वो हो जाती है, क्योंकि परिवार वालों का बिहेवियर, बाहर वालों का तो छोड़िए, परिवार वालों का बिहेवियर भी बहुत बेकार, एडवर्स हो जाता है।
जिसकी वजह से वो खुद का एक्सेप्टेंस, नेग्लिजेंस लेकर आ जाता है और अपनी लाइफ से निराश होकर वो लाइफ खत्म हो जाती है सामने वाले। ठीक है, तो आपको नॉन एग्रेसिव, जी आप म्यूट करें। देखिए अब बार बार अनम्यूट कोई हुआ तो मैं उसको क्लास से बिल्कुल बाहर कर दूंगी। आप लोग अनम्यूट नहीं हुए बीच में। सह्ृदयता या सहानुभूति वाला व्यवहार हमें दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे लोगों के साथ। आप जब डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर का मतलब होता है सबसे पहला कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत पूर्वक व्यवहार करना है, जानवरों वाला व्यवहार नहीं करना कि कहीं पे भी मार दिया, कुछ भी दे दिया खाने के लिए, कहीं पे भी बांध दिया, बिल्कुल नहीं। इंसान को इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाए। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, कितनी भी मेजर डिसीज है उसको, कितना भी डिसऑर्डर है उसको आपको सहानुभूति के साथ मोटिवेट करते हुए लाइफ में आगे प्रमोट करना है, जिससे कि वो इजीली अपनी लाइफ को, जो बची कुची जिंदगी है उसकी, वो हंसी खुशी जो है वो जी सके। ठीक है, ये आपका एड्स टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। अब एसटीडी में हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है यौन रोग। ठीक है, यौन रोग के ऊपर हम आते हैं, एसटीडी जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इंग्लिश में। तो यौन रोग जो है एक गंभीर समस्या है जिसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने इसको नजरअंदाज किया तो उसकी लाइफ जो है वो खतरे में जा सकती है। कई बार इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, इन्फेक्शन सीवियर होने की वजह से। और कई बार पुरुषों में जो है कमजोरी और इम्पोटेंसी, या हम ये बोल सकते हैं फीमेल में कई बार वो इनफर्टिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो इसको हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। जैसे ही पता चले अपने एसटीडी सेंटर पर इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है, जिससे कि आपको उचित इलाज, समय पे इलाज जो है वो मिल सके। ठीक है, कई बार ये होता है कि एसटीडी जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेजेंट है अगर, तो वो बच्चे को भी ट्रांसमिट हो जाता है, बच्चे में भी वो संक्रमण जो है वो पैदा होने के साथ चला जाता है, जिसके बाद बच्चे में कई तरीके के डिसऑर्डर्स जो हैं वो देखने को हमें मिलने लगते हैं। और अगर हम ये बात करें कि एड्स वाले पेशेंट या एचआईवी वाले जो पेशेंट होता है उनमें कितना रिस्क होता है, तो सबसे ज्यादा प्रोन, या हम ये बोलें सबसे ज्यादा हायर रिस्क में एचआईवी और एड्स वाले पेशेंट होते हैं यौन रोग के संक्रमण के लिए। ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी इतनी वीक हो चुकी होती है कि वो इन्फेक्शन कहीं से ना कहीं से वो कैच कर ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम टाइप की बात करें तो यौन रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला जो दिमाग में आता है वो होता है सिफिलिस, दूसरा यौन रोग होता है गोनोरिया, तीसरा होता है हर्पिस, चौथा होता है शैंक्रोइड्स। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, 4 टाइप के यौन रोग होते हैं। पहला होता है सिफिलिस, दूसरा होता है गोनोरिया, तीसरा होता है हर्पीस और चौथा होता है शैंक्रोइड्स। ये 4 मेजर टाइप के यौन रोग होते हैं या यौन रोग होते हैं, डिसीजेस होती हैं जो योनि द्वार में इन्फेक्शन जिनका होता है, देखा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम कि इसमें क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते। तो एक महिला और पुरुष दोनों में हमें लक्षण कुछ देखने को मिलेंगे। तो पहले हम देखेंगे पुरुषों में हमें किस तरीके के लक्षण आमतौर पे नजर आते हैं। तो पहला आता है कि जब भी आपको एसटीडी की बात करते हैं या यौन रोग की बात करते हैं तो सबसे पहला दिमाग में क्लिक करता है डिस्चार्ज। ठीक है, इन्फेक्शन भी है। तो कई बार पुरुषों में जो है वो पस वाला या पस्चुलर डिस्चार्ज जो है वो योनि द्वार से देखने को हमें मिलता है कि निकल रहा है वहां से। कई बार बहुत ही गहरे घाव जो है वो योनि एरिया में, योनि द्वार वाला जो एरिया होता है वहां पर जो है घाव, छाले जो है वो लंबे समय तक जो है वो बने रहते हैं। इसके अलावा योनि द्वार वाले एरिया में सूजन का एहसास, दर्द जो है वो बना रहना, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, पेशाब करते समय या यूरिन पास करते समय काफी तकलीफ या दर्द जो है वो बनी रहना। इसके साथ इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, जो जांघों के एरिया वाला जो हिस्सा होता है वहां की जो गुठलियां होती हैं वो सूज जाना, उसे हम बोलते हैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट।
तो ये लिम्फ नोड, गुठलियां जो है, गठाने जो है, वो सूजी हुई, उभरी हुई महसूस होना, ये कुछ लक्षण हैं जो कि योनि रोग में देखने को हमें मिलते हैं पुरुषों में। अब महिलाओं में अगर हम बात करें तो महिलाओं में कुछ हमें और लक्षण देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या इसमें लक्षण हो सकते हैं? तो पहला आता है इसमें कि महिलाओं में सफेद पानी की शिकायत। तो ये इनने जांच करी, फिर इनने तो बता ही नहीं कुछ। आया होगा, 100% आया होगा, 8040 तो आया होगा। ये बढ़ते बढ़ते बढ़ता है, जैसे कि आज बुखार रखी तो आज नहीं रहेगा, अगले दिन बुखार रही ज्यादा हो जाएगा, तीसरे दिन और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, तब इनको साउंड में आवाज रुक गई, आवाज नहीं आ रही, ऐसा होता है। वीडियो भी रुक गया है। वालों ने कैसी जांच करी? अरे तो ये कोई इतना खास थोड़ी है, ये अपने को 2-3 बार क्या ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, उसमें से ये कंट्रोल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तीसरा है ये सीधा से 1 2 3, ये तो नॉर्मली होते हैं दोनों। अगर मैं आपके करूंगा तो ये तो आपके निकल जाएगा, जबकि आपको बुखार नहीं आया। ठीक है कि थोड़ा सा हल्का जाता है। लाइक कर, वीडियो बंद करे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग, अभी दोबारा से कंटिन्यू करते हैं इसको कि महिलाओं में हमें क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो महिलाओं में जो मेन लक्षण आता है वो होता है सफेद पानी की शिकायत। सफेद पानी की शिकायत सिर्फ प्लेन सफेद पानी नहीं रहेगा, खुजली होगी, वहां पे जलन रहेगा, और कई बार जो है वो पस के साथ जो है वो डिस्चार्ज मिक्स हो सकता है। और दूसरा सिम्टम जो लक्षण जो हमें आमतौर पर देखने को मिलेगा तो वो लक्षण होता है कि फोड़े फुंसी होना, योनि द्वार वाले में हिस्से में छाले बने रहना, पेशाब या यूरिन पास करते समय दर्द का एहसास होना, जलन होना, और पेड़ों में या लोअर एब्डोमिनल वाला जो हिस्सा होता है वहां पर दर्द जो है महिला को लंबे समय तक या कंटिन्यूअसली जो है वो बने रहना। इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, जो जांघों वाला हिस्सा, जो पट्टे वाला एरिया होता है, वहां की गठाने या लिम्फ नोड जो होती हैं वो एनलार्ज हो जाना, उसे हम बोलते हैं। और कई बार जेनाइटल एरिया से रक्त स्त्राव भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण हैं जो एसटीडी या योनि द्वार में इंफेक्शन होने की वजह से महिलाओं में हमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं, और जो लक्षण मैंने आपको पहले बताए थे वो पुरुषों में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण थे महिलाओं में और पुरुष में, जिसकी बेसिस पे आप अपना डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये योनि द्वार वाला इंफेक्शन है या कुछ और इंफेक्शन है। अब हम कैसे पहचाने, डायग्नोसिस हम किस तरीके से बना सकते हैं? तो डायग्नोसिस जब भी आपको बनाना है तो सबसे पहले तो आपको डिसीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी। अगर कोई महिला आपकी क्लिनिक पर आ रही है, आपसे कंप्लेन कर रही है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत लंबे समय से मेरे योनि एरिया में छाले हैं, फुंसियां जो है वो बनी हुई हैं, खुजली जो है वो बनी रहती है, दर्द जो है वो बना रहता है, और कभी भी ब्लीडिंग जो है, कास्मिक जो है वो होने लग जाती है। इसी तरीके से अगर पुरुष भी कोई कंप्लेन लेकर आ रहा है तो आपको इमीडिएटली वो क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये कहीं पर योनि रोग को तो नहीं इंडिकेट कर रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ ब्लड रिपोर्ट जो है वो करवाना जरूरी है। लेकिन ब्लड रिपोर्ट करवाने से पहले आपको हिस्ट्री लेना जरूरी है पेशेंट की इन्फेक्शन की। ठीक है, तो आप हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री लेने के बाद आप इन्फेक्शन का टेस्ट करवा सकते हैं। तो कॉमनली जो यौन रोग होता है या एसटीडी होता है या गोनोरियल इन्फेक्शन हुआ, इसमें जो हम टेस्ट करवाते हैं वो होता है VDRL, वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, VDRL, V फॉर वैन, D फॉर दिल्ली, R फॉर राजस्थान, ठीक है, और L फॉर लंदन। ये एक टेस्ट होता है जो स्पेसिफिकली एसटीडी या यौन रोग जो होता है उसके लिए हम स्पेसिफिकली ब्लड के थ्रू जो है वो करवाते हैं। ये करवाने के लिए स्पेसिफिक सेंटर्स होते हैं, एसटीडी सेंटर के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पे ये टेस्ट जो है वो करवाना रहेगा। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं हमें देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इसमें आते हैं आमतौर पे। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में हमें क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो दुष्परिणाम इस इन्फेक्शन का हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहला आता है इसमें कि इम्पोटेंसी डेवलप कर सकता है,
कमजोरी, शारीरिक कमजोरी या कई बार बांझपन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल डिस्टर्बेंसेस, मेंटल डिसीजेस, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी जो है वो उसको इस अपनी डिसीज के कारण जो है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा अगर हमें फीमेल्स की बात करें, महिलाओं में बात करें तो क्या क्या जटिलताएं उनको देखने को मिल सकती हैं, तो सबसे पहला आता है इसमें कि पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज जो है वो उन्हें हो सकता है। अगर इनिशियल स्टेज पे ही डायग्नोसिस करके उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो वो आगे ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आ सकती है महिला में तो वो हो सकता है कि रिपीटेड या रिकरेंट एबॉर्शन, बार बार प्रेगनेंसी होने के बाद बार बार जो है वो बच्चा खराब हो जाने की टेंडेंसी हो सकती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रिकरेंट एबॉर्शन की हिस्ट्री मिल सकती है उस इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूब में ही प्रेगनेंसी रह जाए क्योंकि पीआईडी होने के चांसेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो यौन रोग होता है उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से कई बार महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, इसका हमें, इस यौन रोग को हमें गंभीरता के साथ लेना है। गंभीरता के साथ लेने के साथ साथ जैसे ही आपको कोई तकलीफ अपने शरीर में, कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस आपको नोटिस हो रहे हैं, इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कंसल्ट करने के बाद जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो करवाना है, और करवाने के साथ इलाज रेगुलर जो है वो लेना रहेगा। लेने के साथ साथ नियमित रूप से दवाइयां खानी है, साफ सफाई का ध्यान देना है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको संक्रमण को कम करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि यौन रोग और एड्स के बीच में कोई संबंध है, तो जी बिल्कुल है। जिनको एड्स है उनमें यौन रोग होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। एक नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्शन के कंपैरिजन में एक एड्स वाले पर्सन में यौन रोग होने के चांसेस सबसे अधिक मात्रा में होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, उनकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से वो हर इन्फेक्शन को, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हर इन्फेक्शन को इजीली कैच कर लेते हैं और बॉडी में रिटेन कर लेते हैं, रख लेते हैं, और वो सिम्टम देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर दोनों ही पार्टनर्स, मेल और फीमेल पार्टनर दोनों ही इन्फेक्टेड हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेल को ट्रीटमेंट लेना है और फीमेल पार्टनर को ट्रीटमेंट लेने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसमें दोनों को ही समानता से ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, दोनों को ही इलाज की जरूरत है। तो इसमें अगर मेल पार्टनर इन्फेक्टेड है और फीमेल इन्फेक्टेड नहीं है तो उस केस में भी मेल को तो ट्रीटमेंट देना ही देना है, साथ में प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट फीमेल पार्टनर को भी देना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, जेनाइटल इन्फेक्शन या हम ये बोल सकते हैं यौन रोग के इन्फेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जो एचआईवी या एड्स वाले पेशेंट जो है वो सबसे अधिक मात्रा में उस चीज के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, उस डिसीज के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, ये कुछ है। तो यौन रोग को नियंत्रण करके हम एचआईवी के शारीरिक संबंध द्वारा फैलने से रोका जा सकता है। अगर आप यौन रोग को कंट्रोल करेंगे, उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो वो एक पर्सन से दूसरे पार्टनर में इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस जो है वो कंट्रोल हो सकते हैं, अगर पर्सन अलर्ट है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि हायर रिस्क कौन लोग हैं जो कि हायर रिस्क देखने को मिल सकते हैं, जिनमें हायर रिस्क के चांसेस यौन रोग के सबसे अधिक होते हैं। तो सबसे पहला आता है कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, प्रोस्टिट्यूट्स की अगर हम बात करें। एक मिनट आप होल्ड करिए। ठीक है,
तो सबसे पहले जो हायर रिस्क पे होते हैं, जिनमें यौन रोग होने के सबसे अधिक चांसेस होते हैं, तो वो होते हैं कमर्शियल सेक्स वर्कर्स। जो सेक्स वर्कर की तरह काम करते हैं उनमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स होने की वजह से इन्फेक्शन जो है वो इजीली स्प्रेड हो जाता है या गेन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो ऐसे पर्सन जो कि एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शंस करते हैं, ठीक है, उनमें यौन रोग होने के चांसेस अधिक मात्रा में देखे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री की हमने जो बात करी है कि हिस्ट्री क्यों लेना जरूरी है, तो हिस्ट्री से पहले तो आपको पार्टनर्स के बारे में पता चल जाएगा। देखिए, आप लोग चैट बॉक्स में क्वेश्चन भेज के वो पिंग होता है ना बार बार, तो फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आपके जितने भी प्रश्न हैं आप वशीर जी को व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने मना करा है कि मैं आंसर नहीं करूंगी, मैं सिर्फ चैप्टर पढ़ाऊंगी और खत्म हो गया, या मेरी तरफ से मैंने कभी बोला हो कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देने वाली हूँ। आपको बोला है, आप चैट में नहीं भेजें, आप वशीर जी को भेज दें, जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भेजें, आप मुझे आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपके क्वेश्चनों का आंसर मैं दे दूंगी। ठीक है, तो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स जो होते हैं उनमें अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। जैसे कई बार चांसेस होते हैं जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं या रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं या ड्राइवर्स होते हैं या जो टूरिस्ट होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, उनमें सबसे अधिक मात्रा में यौन रोग के चांसेस जो हैं या इन्फेक्शन जो है वो देखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसे मेल और फीमेल जिनके मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं या मल्टीपल पार्टनर्स हैं, उनमें भी यौन रोग जो है वो अधिक मात्रा में देखा गया है। ठीक है, ड्रग्स का इस्तेमाल, ड्रग्स कंज्यूमर्स जो हैं, जो कि ड्रग्स लेते हैं किसी भी तरीके से, उनमें जो है वो यौन रोग के प्रॉब्लम या यौन रोग का संक्रमण अधिक मात्रा में हमें देखने को मिला है। तो जो टॉपिक था यौन रोग, जिसमें हम स्पेसिफिकली कुछ कॉमन सिम्टम्स जो आते हैं यौन रोग का डायग्नोसिस करने के लिए, उसके बारे में हमने पढ़ा कि यौन रोग जो है वो क्या होता है, पुरुषों में क्या लक्षण आ सकते हैं और महिलाओं में क्या हमें लक्षण देखने को मिल सकते हैं। पुरुषों में अगर लक्षण आ रहे हैं और महिला में लक्षण नहीं है, तो क्या सिर्फ मेल पार्टनर को ट्रीटमेंट देना है? बिल्कुल नहीं, मेल पार्टनर को ही अकेले ट्रीटमेंट नहीं देना है। कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए फीमेल पार्टनर को भी कुछ समय के लिए ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है, जिससे कि अगर 1% भी चांसेस हैं उसमें इन्फेक्शन होने के, तो वो भी खत्म हो जाए। ठीक है, और वहीं पे कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा कौन हायर रिस्क पे रह सकता है, किनमें अधिक मात्रा में हमें हायर रिस्क पे पर्सन्स रहेंगे, तो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जिनके हैं, उनमें हमें अधिक मात्रा में यौन रोग देखने को मिल सकता है। ठीक है, एड्स की अगर हम बात करें, क्या एड्स कंप्लीटली क्योरेबल है? तो बिल्कुल नहीं, एड्स कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। रिसर्चेस चल रही हैं कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, क्यों क्योरेबल नहीं है? क्योंकि HIV वायरस टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स को, जो कि रोग को लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको ही शरीर से नष्ट कर रहे हैं। जब शरीर से वो ही नष्ट हो जाएंगे तो शरीर इन्फेक्शन लेता जाएगा, बॉडी वीक होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, यौन रोग से बचने के लिए ट्रीटमेंट के साथ साथ साफ सफाई का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम आगे चलते हैं, इसी में जो यौन रोग में ही कंटिन्यूएशन में है कि STD सिंड्रोम्स क्या होते हैं। इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है। STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज सिंड्रोम, ये क्या है? सिंड्रोम वर्ड लगा है, तो सिंड्रोम जहां पे भी इस्तेमाल हो, आपको इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए कि सिंड्रोम का मतलब है लक्षणों का झुंड, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, उसे हम बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है, तो STD सिंड्रोम में सबसे पहले आता है यूरिथ्रल डिस्चार्ज। यूरिथ्रल डिस्चार्ज जो कि आमतौर पर मेल्स में हमें देखने को मिलता है, जो कि जिसका प्रमुख लक्षण जो है संक्रमण होने के लगभग 2 से लेके 15 दिन के बाद, जिसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। 2 से जो 15 दिन का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है,
2 से 15 दिन के बाद इन्फेक्शन शरीर में हुआ, उसके 2 से 15 दिन के बाद शरीर में लक्षण देखने को हमें मिलते हैं। तो इसमें क्या-क्या मुख्यतः या मुख्य रूप में कौन से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जिनके कारण होता है? तो नाइजेरिया, गोनोकोकाई या गोनोरिया। गोनोकोकल ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से गोनोरियल इन्फेक्शन या गोनोरिया जो है पर्सन में या मेल में होता है, जिसकी वजह से पस्ट्यूलर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म है वो होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटाइटिस। ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटाइटिस। ये नाम जो है वो आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको मिल जाएगा। तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटाइटिस ये एक और फंगल ऑर्गेनिज्म है जो कि योनि रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है या एसटीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, गोनोरिया में क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं? तो इसमें बेसिकली लिंग से मेल में, क्योंकि ये मेल का इन्फेक्शन होता है, मोस्ट कॉमनली मेल में ही हमें देखने को मिलता है, और मेल से फीमेल में ट्रांसमिट होता है। ये मेल से फीमेल में ट्रांसमिट होता है। इसका जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका होस्ट जो होता है वो मेल होता है, और ये मेल जो है वो ट्रांसमिट करता है टू द फीमेल पार्टनर, फीमेल को ये ट्रांसमिट करता है। तो पुरुषों में इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? तो गोनोरिया जब भी होता है तो उसमें कुछ हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। तो लिंग से सफेद या येलोइश वाइट, हल्का सा पीलापन लिए हुए डिस्चार्ज, पेशाब करते समय दर्द, मिक्सचुरेशन के दौरान पेन जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, लोअर एब्डोमेन में नाभि के निचले हिस्से में दर्द बना रहना, योनि द्वार में सूजन रहना, दर्द रहना सूजन के साथ। इसके अलावा कभी कभी जो है जो छाले हुए होते हैं वो ब्लीड करने लगते हैं, उनसे रक्त स्राव जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण है जो यूरिथ्रल डिस्चार्ज जो कि मेल में गोनोरिया के इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। जब ये लक्षण मिलेंगे किसी पुरुष में तो वो इंडिकेट करेगा कि हाँ, इस मेल पर्सन को गोनोरिया जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी सिफिलिस और सेकेंडरी सिफिलिस। तो प्राइमरी सिफिलिस जो है उसमें क्या क्या सिम्टम मिल सकते हैं? तो प्राइमरी सिफिलिस जो होता है इसमें जनानंग वाले एरिया में पिंकिश रेड, जिसे हम बोल सकते हैं गुलाबी लाल चकत्ते जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और ये कई बार उभर के दिखते हैं, उभरे हुए से होते हैं जब उनको एग्जामिन किया जाता है। और ये इनका सरफेस जो है जब आप उनको एग्जामिन करेंगे, अच्छा एग्जामिन करने के लिए हमेशा ग्लव्स का इस्तेमाल करें। बेयर हैंड से या नेकेड हैंड से आपको कभी भी एग्जामिन नहीं करना है ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को। आप हमेशा अपने ग्लव्स जो है वो पहने, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, प्रॉपरली सैनिटाइज करें, और चेक जब आप कर रहे हैं तो चेक करने के बाद ग्लव्स रिमूव करने के बाद भी प्रॉपरली सैनिटाइजेशन और वॉश, हैंड को वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान देना है। ये जो चकत्ते होते हैं इनकी मार्जिन जो होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, सख्त होती है, और इनमें किसी भी तरीके का दर्द जो है वो नहीं रहता। ठीक है, इसका जो पिक्यूलियर फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो ये है कि इनमें छूने पर कोई दर्द महसूस नहीं होता है। पेनलेस चकत्ते होते हैं, ये चकत्ते पेनलेस होते हैं। रिपीट कर रही हूं मैं, इनमें कोई दर्द नहीं रहता है। ठीक है, जो सेकेंडरी सिफिलिस होता है इसमें चकत्तों के अलावा यहाँ पर बारीक फुंसियां जो है वो होना शुरू हो जाती है, बारीक बारीक, एकदम बारीक बारीक। जनानंग एरिया जो होता है, जनानंग वाला जो एरिया होता है, जेनाइटल एरिया वाला जो रीजन होता है, वहां पे चकत्तों के साथ साथ बारीक फुंसियां जो है वो हमें देखने को मिल सकती हैं। अब बारीक कितनी बारीक हो सकती है? तो पिन की जो टिप होती है उतनी बारीक जो है, जिसमें कि थोड़ा बहुत पस जो है वो भरा, इतना बारीक जो है वो इरप्शंस या फुंसियां जो है वो आपको जेनाइटल एरियाज पे देखने को मिल सकते हैं। इनका इलाज जो है वो बेसिकली पेनिसिलिन जो है वो दिया जाता है यहाँ पर के द्वारा किया जाता है।
और अगर पर्सन पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक है तो उस कंडीशन में डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो 100 मिलीग्राम दिया जाता है ट्वाइसली, बट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और बिना डॉक्टर के कंफर्मेशन से, बिना ब्लड रिपोर्ट के, जब तक कंफर्म ना हो जाए कि उसे गोनोरियल या एसटीडी है, योनि रोग है, उसके बिना, कंफर्म हुए बिना इन दवाइयों का प्रयोग करना मेडिको लीगल कंडीशन में आता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेरॉइड्स होते हैं, लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं पर्सन की, तो इसीलिए इनका इस्तेमाल जो है वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं किया जाता। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है हेडिंग, वो है शैंक्रोइड्स। ठीक है, ये शैंक्रोइड्स, ये अल्सर प्राइमरी सिफिलिस और सेकेंडरी सिफिलिस में हमने देखा कि जो उसके अल्सर्स होते हैं वो पेन लेस होते हैं, उनमें दर्द नहीं होता। बट इसका अपोजिट हमें शैंक्रोइड्स में देखने को मिलता है कि जहां जनानम वाले हिस्से में जहां पे छाले हुए होते हैं, ये खतरनाक तरीके से दर्दनायक होते हैं, दर्द पेनफुल होते हैं। अभी तक पेन लेस थे, अब ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेनफुल में। अगर पेनफुल छाले हैं, पेनफुल अल्सर्स हैं, तो उसे हम बोलते हैं शैंक्रोइड्स। ठीक है, छूने पर इतना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसकी मार्जिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। जैसे कि प्राइमरी सिफिलिस और सेकेंडरी सिफिलिस में हमने देखा, उसकी जो मार्जिन होती है इरप्शन की, छालों की, वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। शैंक्रोइड्स की जो मार्जिन होती है, सतह जो होती है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, ब्लीड भी कर जाता है, इजिली ब्लीड कर जाता है, और दर्द इतना होता है कि पेशेंट एग्जामिन भी नहीं करने देगा आपको कि दर्द छूने पे बढ़ जाएगा उसका। रो देने वाली कंडीशन जो है वो पेशेंट के लिए डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से पेशेंट के जो इंग्वाइनल रीजन या जांग वाला जो हिस्सा होता है, वहां की गठाने जो है वो सूज जाती है, लिम्फ नोड सूज जाती है। ठीक है, इसके साथ हम इनको क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो इन केसेस में हम एंटीवायरल जो मेडिसिन होती हैं वो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जगह जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है उस एरिया की क्लीनिंग पर बेसिकली हमें फोकस करना है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि एरिया को क्लीन करके रखें, प्रॉपरली वहां पे हवा जो है वो लगती रहे, जिससे कि वो इरप्शन, वो छाले जो हैं वो सूख सके। इसके अलावा अगर पेशेंट को बहुत अधिक मात्रा में दर्द है और वो बर्दाश्त से बाहर है, तो वहां पर पेशेंट को पेन किलर जो है वो प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट है इसमें सिंड्रोम में वेजाइनल डिस्चार्ज। हमने गोनोरिया पढ़ा, प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस और शैंक्रोइड के बारे में पढ़ा। अब आता है वेजाइनल डिस्चार्ज। तो वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल आप सबको पता है कि क्या होता है, बदबू नहीं होनी चाहिए, खुजली नहीं होनी चाहिए, और कलर जो है उसका हल्का सफेद रंग का होता है। पर्सन, महिला को अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो उससे किसी भी तरीके की कोई तकलीफ महिला को नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल है। अगर इससे थोड़ा सा भी अपोजिट हमें मिल रहा है, ठीक है, विपरीत हमें दिख रहा है वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसमें कि डिस्चार्ज जो है बहुत अधिक मात्रा में फ्रोथ के साथ झागदार है, फ्रोधी मतलब झागदार है, दही नुमा, एकदम थिक है, एकदम सफेद है। ठीक है, और बहुत अधिक मात्रा में योनि द्वार में अगर खुजली, जलन का एहसास बना हुआ है, तो वो इंडिकेट करता है क्लेमाइडियल ट्रैकोमेटाइटिस, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन की तरफ वो लेके जाता है आपका माइंड। ठीक है, पेशाब करते समय जलन, दर्द रहना, इसके अलावा पेड़ू वाले हिस्से में दर्द बने रहना, ये कुछ लक्षण हैं जो वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ महिला के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे हमें उसी के हिसाब से, जब ऑर्गेनिज्म कंफर्म हो जाएगा तो उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करना है। बहुत अधिक मात्रा में दर्द है तो वहां पे कई बार पेन किलर जो है वो उनको एडवाइस कर दी जाती है कि आप दर्द को, जब तक की रिपोर्ट आ रही है तब तक दर्द को सबसाइड करने के लिए कुछ मेडिसिन जो है वो दी जा सकती है। इसके बाद इसका जो कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है, जिसमें कि कुष्ठ रोग है, पिटीरियासिस है, ये कुछ हम सफेद दाग जो होते हैं जिसे हम विटिलिगो बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड
एसटीडी से रिलेटेड, योनि रोग से रिलेटेड, या स्टिल अभी भी एड्स से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप वशिष्ठ जी को व्हाट्सएप कर दें और वशिष्ठ जी मुझे भेज देंगे। मैं बार बार हर क्लास में रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप वशिष्ठ जी को भेजें। ये क्लास का रूल है, आप उनको भेजेंगे और उसके बाद से जो है वो आपके हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो दिया जाए। थैंक यू। मैं क्लास की मीटिंग जो है, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है आपका, अब मैं मीटिंग को यहीं एंड कर रही हूँ। कल हम कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है? मैडम खुजली पेनफुल होगा है या नहीं? किसमें? जो अभी आप बताएं वेजाइनल डिस्चार्ज में तो खुजली पेनफुल होगा। देखिए वेजाइनल जो डिस्चार्ज है उसका नेचर एक्रिड हो गया है। जब एक्रिड हो जाएगा तो वो पूरे एरिया को छील देगा और जलन के साथ दर्द जो है वो बनी रहेगी, ठीक है? मैम एड्स दोनों रोगों में आएंगे क्या नहीं? आशुतोष जी और बाकी सभी लोगों से प्लीज क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप कर दें उनको। क्वेश्चन से आंसर का सेशन जो है हम स्टार्टिंग के कुछ 5 to 10 मिनट्स जो है वो हमारा उसी में जाता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।